राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में कारोबारी मनोज परमार और नेहा परमार के बच्चों ने राहुल को गुल्लक दिया था। इसके बाद वो चर्चा में आए थे। 5 दिसंबर को ईडी ने उसके घर पर छापा मारा था और आज खबर आई कि पति पत्नी ने एक साथ आत्महत्या कर लिया है। उनका शव घर में फंदे से लटका मिला है। परमार ने 5 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा है जिसमें बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं। परमार ने आत्महत्या करने से पहले इस सुसाइड नोट को राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, केंद्रीय गृह मंत्री, महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीजीपी, मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी समेत कुछ अन्य मीडिया संस्थानों को भी भेजा है। सुसाइड नोट में जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर है, कोई साधारण आरोप नहीं है जिसके बूते पर अजीत पवार जैसे आदमी को मिलाकर सरकार बना लिया जाता है। उनके जब्त संपत्ति तुरंत सबूत के दायरे से बाहर हो जाती है। जिसको चाहो मिलाओ और औकात दिखाओ, ये सब जिससे होता है वो ईडी है। सरकार से इतना भी सहन नहीं हो पाया कि बच्ची ने उसे गुल्लक दिया था। भाजपा ने इस बदले की राजनीति में क्या क्या करेगी ये अभी देखना होगा और आज उसको इस चीज ने अपने जान लेने पर मजबूर कर दिया। असहमति की आवाज को भाजपा ने सुनना कभी पसंद नहीं किया। यही कारण है आज इन्हीं असहमति की आवाज ने इनकी जान ले ली है। इन पर बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव बनाया और उन्हें बच्चों से राहुल के खिलाफ जाने को कहा जिसने इसे गुल्लक दिया था। सुसाइड नोट में परमार ने बताया है कि किस तरह उनके साथ क्या सब किया गया। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ईडी किस तरह अपना काम करती है। हालांकि ये आरोप है लेकिन ये आरोप गलत नहीं हो सकता है। परमार ने अपने सुसाइड नोट में ईडी पर पहला आरोप जब्ती का लगाया है जिसमें उसके घर से सोना और रुपया लिया गया, लेकिन पंचनामा में इसका जिक्र नहीं है। परमार ने लिखा है, मैं मनोज परमार, शांति नगर निवासी, आष्टा, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। आपसे विनम्र आग्रह करना चाहता हूं जो निम्न अनुसार है। महोदय, मैं 2017 से एक ही घटना की 2 एफआईआर में सेशन कोर्ट आष्टा और सीबीआई कोर्ट भोपाल में ट्रायल झेल रहा हूं। इसमें फरवरी 2023 में आष्टा कोर्ट का जजमेंट हो चुका है। दूसरी एफआईआर में सीबीआई कोर्ट भोपाल में ट्रायल चल रहा है। 5 दिसंबर 2024 को ईडी ने सुबह 5 बजे मेरे घर पर तीसरी बार रेड की। उन्होंने घर में सर्चिंग की। रात करीब 9 बजे वह लोग कुछ दस्तावेज, 10 लाख रुपए और 70 ग्राम सोने की ज्वेलरी लेकर गए। यह 10 लाख रुपए रिश्तेदार दिनेश परमार से लिए थे। दरअसल पत्नी नेहा परमार का 2013 से बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन है, उसका ओटीएस करने के लिए उधार लाया था। वह रुपए भी ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू और उनके साथी राधेश्याम बिश्नोई लेकर चले गए। ईडी ने जो पंचनामा मुझे दिया उसमें न 10 लाख रुपए की जब्ती और ना ही 70 ग्राम सोने की जब्ती का जिक्र है। परमार ने दूसरे आरोप में ईडी के ऊपर उनके साथ गाली गलौज करने, मारपीट करने और बीजेपी को ज्वाइन करो इसका दबाव बनाया, ये आरोप लगाया है और ये कोई साधारण आरोप नहीं है। ईडी के कार्यशैली पर इस तरह के आरोप आज से कई साल पहले से लग रहे हैं और आओ पार्टी ज्वाइन करो ऐसे आरोप लगते रहे हैं। उसने नोट में लिखा है, ईडी के अफसर 5 दिसंबर के सुबह मेरे घर आए। पहले उन्होंने घर के कैमरे बंद किए। घर के लोगों के साथ संजीत कुमार साहू गाली गलौज कर मेरे साथ मारपीट करने लगे। सभी के फोन छीन लिए। बच्चों को और पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया। सोफे से लेकर बेड तक पर जूते पहनकर सर्च करते रहे। हर आधे घंटे में बोलते रहे कि तुम और तुम्हारा परिवार भारतीय जनता पार्टी में होते तो तुम पर केस नहीं होता। तुम्हारे बच्चे राहुल गांधी से मिलते हैं। राहुल गांधी के पास कितनी संपत्ति है तुम्हारे बच्चे और तुमको पता होगा, बताओ। राहुल गांधी भी तुम्हारा मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि हम उसे भी जल्द गिरफ्तार करने जा रहे हैं। जिस बच्ची ने राहुल गांधी को गुल्लक दिया था उसको बीजेपी ज्वाइन करवाओ और उनके खिलाफ वीडियो बनाओ। इस तरह के कई संगीन आरोप लगाए गए हैं जिसमें पार्टी को ज्वाइन करने की बात कही गई है। उसने लिखा है, ऊपर सर्चिंग के बाद वे लोग नीचे वाले हॉल में आए। घर में फोटो गैलरी लगी थी जिसमें राहुल गांधी से लेकर समस्त कांग्रेस के नेता के फोटो थे। इसे देखकर संजीत कुमार साहू बार बार बोला कि तुम्हारे घर ईडी आने का कारण फोटो है और तुम्हारे बच्चों का कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करना है। संजीत कुमार साहू ने मुझे जमीन पर बिठाया, खुद वो बेड पर बैठे, मेरे कंधे पर जूते रखकर बोला,
और गाली दिया और कहा यह तेरी औकात है। मेरे बार बार निवेदन करने पर पैर हटाए। तेरी बीवी और परिवार के लोगों को बचाना चाहते हो तो तेरे बच्चे को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा दे, नहीं तो सभी लोगों पर झूठा प्रकरण बनाकर अंदर डाल देंगे। ये पूरी बात संजीत कुमार साहू ने मनोज परमार से कहा है। इसके बाद राधेश्याम बिश्नोई ने कहा, सीबीआई केस में तेरी तो जमानत हो गई है। इस मामले में केजरीवाल, डीके शिव कुमार, हेमंत सोरेन से जाकर पूछना, जीवन भर जमानत नहीं होगी। इसलिए साहू सर जो बोल रहे हैं वह कर ले। तेरे बच्चों से 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाकर राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवाकर डलवाना चालू कर दे तो परिवार बच जाएगा। परमार ने अपने आरोपों में बताया है कि उनको डराकर, पीटकर, अपने से बयान लिखकर, मेरी बयान कहकर हस्ताक्षर करवाया गया। ऐसे ही उसने कई पेपर पर हस्ताक्षर करवाए हैं। परमार के अनुसार मुझे कुछ नहीं पता कि इस पेपर में क्या था, उसने हस्ताक्षर करवाया है। उन्हें कमरे में जेल की तरह रखा गया। परमार लिखते हैं, बार बार निवेदन करने पर भी खाना नहीं दिया गया। वह लोग खाना बाहर से मंगवाते थे और खाते थे। मुझे बाथरूम भी जाना होता तो संजीत कुमार साहू दरवाज़ा खोलकर सामने खड़े होकर टॉयलेट करवाने लेकर जाते थे। बार बार एक ही बात बोलते थे कि मामला निपटाना हो तो बच्ची को भाजपा ज्वाइन करवा दे, मामला खत्म हो जाएगा। इस तरह दोनों दंपतियों ने ईडी के दबाव झेला और आत्महत्या कर लिया। पन्ने के अंत में लिखा है, अपने बच्चे को राहुल गांधी को सौंपता हूं। उसने लिखा है, मेरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं और खासकर राहुल जी से निवेदन है कि आपसे जुड़ने और कांग्रेस का काम करने पर हम जैसे लोगों को ईडी परेशान कर रही है, जिसके कारण आत्महत्या करना पड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि मरने के बाद बच्ची की जिम्मेदारी आपकी और कांग्रेस पार्टी की है, जिससे कांग्रेस के लोगों में यह संदेश जाएगी कि पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी है। मेरा निवेदन है कि मेरी मौत को जाया मत होने देना। यह बच्ची अगर इस परिस्थिति में नहीं टूटे तो कभी नहीं टूटेगी। राहुल जी, बच्चों को अकेला मत छोड़ना। यह उसके सुसाइड नोट का अंतिम पन्ने का हिस्सा है जो उसने लिखा है। इन आरोपों पर अब आगे क्या होगा? मामले की निष्पक्ष जांच होगी। दोनों दंपतियों ने आत्महत्या कर लिया है। क्या इस चीज़ को ढूंढा जाएगा कि ईडी ने उसे किस तरह परेशान किया? इस नोट से कितने गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ये लोग दबाव बनाकर राजनीति कर रहे हैं। चुनाव से पहले इन घोड़ों को दौड़ाओ और उनसे इसी तरह के काम करवाओ, तभी तो आज ईडी का छापा और अगले दिन वो बीजेपी में। ये सब कैसे होता है? आज के इस नोट में जो खुलासे किया गया है, क्या वो इस चीज़ का स्पष्ट नहीं करती है कि उनके कार्यशैली किस तरह की है, इसका इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है? अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप थे, कहाँ चले गए? क्योंकि वो भाजपा में है। इसी तरह साल 2021 में ईडी ने पवार के 1,000 करोड़ की संपत्ति को फ्री कर दिया है, जो उस समय जब्त किया था। ये सब कैसे हुआ? जब पवार उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं तो ये सब हो जाता है। तो ये है इस देश में ईडी का काम। कौन जांच करेगी इस घटना को? सीबीआई या कोई और, जो पहले भी इसे प्रताड़ना में रखती रही है। इस पूरे मामले में भाजपा की गंदगी वाली राजनीति का पोल खोल दिया है। अब न्यायालय तय करे कि क्या होगा, क्योंकि इन सरकारों से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, जो ईडी भेज सकती है। क्या वो निष्पक्ष जांच करवा सकती है? अभी भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। जो ये सब कर सकती है वो आरोप को स्वीकार भी नहीं कर सकती है। क्या ये संस्थाएं स्वतंत्र नहीं हो सकती है? कब तक राजनीतिक जुमले के गोद में बैठी रहेगी? इन संस्थाओं को हस्तक्षेप से बाहर रखा जाना चाहिए, ताकि ये संस्थाएं राजनीतिक गलियारा का हथियार न बने और इस तरह किसी पति और पत्नी को एक साथ खुदकुशी न करना पड़े। और आप इस चीज़ को गंभीरता से समझिए कि ईडी जिस तरह से आज बीते सालों में कार्यशैली से काम किया है, वो निश्चित ही संदेह की स्थिति में है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कई ऐसे बयान दिए हैं जिसमें ईडी के कार्यशैली पर सवाल उठता है। अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और बाद में पता चलता है कि आरोप निराधार हैं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप निराधार है और उसे जमानत मिल गया। तो ये सब कैसे होता है? तत्काल आदमी को फंसाओ और इस तरह से उनके
ऊपर दबाव बनाओ, उनके राजनीतिक परिस्थिति को खत्म कर दो, उनके पारिवारिक परिस्थिति को खत्म कर दो। और ये सब ईडी के बदौलत होता है। आज अगर उन पे हुआ है तो आज किसी और पे भी होगा, और इस तरह उनका उपयोग किया जा रहा है। अब इस बात को समझना होगा कि मनोज परमार और नेहा परमार जिसने आत्महत्या किया है, क्या उसको इंसाफ मिलेगा? क्या इसकी जांच होगी? और जांच होगी तो कैसे जांच होगी? ये तमाम सवाल अभी घेरे में हैं। नमस्कार, देखते रहिए सान इंडिया। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन आप इस पर टिप्पणी करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो ईडी इस देश के भ्रष्टाचारियों को बचा देती है और इन लोगों पर दबाव बनाकर उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है। ईडी के कार्यशैली कितने खराब हैं, एक व्यक्ति को किस तरह डराया और धमकाया जा रहा है, तो यह सब चर्चा का विषय है। आप देखते रहिए सान इंडिया, हम इससे जुड़ी अपडेट लेकर आएंगे और बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद।